रूस के ब्रियांस्क में दिखे सैकड़ों खतरनाक रूसी हेलीकॉप्टर। युद्ध की आहट के बीच रूस की सबसे बड़ी हवाई ड्रिल दिखाइए जरा। ड्रिल में रूस के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने लिया हिस्सा। ये देखें आप, 25 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन बॉर्डर पर भरी उड़ान। सीधे फुल फ्रेम पे विजुअल दिखाएं। मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं। ये देखें, ये तैयारी चल रही है और ये देखिए, मामला सेंसिटिव है। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से मिलती जुलती, रूस के बेलगोरोड में जुड़े सैकड़ों फाइटर हेलीकॉप्टर्स। ये भी बड़ी खबर। एक्टिव मोड में रूसी वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर दिखाएं बगल में विजुअल इसके। यूक्रेन के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है बेलगोरोड। आपके सामने मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ पुष्पेश सर जुड़े हुए हैं। पुष्पेश सर, आपका असेसमेंट क्या है अभी तक? आप इसको कैसे देखते हैं? विशंबर सर ने पोस्चरिंग की बात की तो मैंने एक राहत की सांस ली, लेकिन मेरा यह सवाल इस बैकड्रॉप से आ रहा है सर कि सडनली 2022 का एजेंडा यूरोप दिखाई दे रहा है। और अगर यूरोप की बात की जाए तो यूक्रेन की अगर बात की जाए तो उसको पैरामीटर के तौर पर देखा जा रहा है। योर टेक ऑन इट सर। निशांत भाई, पहली बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं जनरल साहब से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि पुतिन निश्चय ही कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे यूक्रेन के संदर्भ में, क्योंकि यूक्रेन उनके लिए परदेश या पराया दुश्मन देश नहीं है। यूक्रेन रूस का वह हिस्सा है जहां से रूस की अवधारणा प्रकट हुई थी ऐतिहासिक रूप से, और जो डची ऑफ मुस्कोवी थी, जहां फिर महान रूसी साम्राज्य का जन्म हुआ ज़ारशाही का, उससे पहले यही इलाका रूस उसकी पहचान था। तो वो अपनी जमीन पर, अपने लोगों पर, और उनका जो दावे का बुनियादी तर्क है कि ये तो हमारी अस्मिता का एक अंग है, उसके साथ वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे कि परमाणविक हमला उस पर करें, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। मुझे लगता है उनकी पोस्चरिंग से जो कुछ उन्हें हासिल होना था वो हो चुका है। यदि आप सोचें कि बाइडेन ये कह चुके हैं कि अमेरिकी नागरिक 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि यदि वहां हमला होता है तो अमेरिकी सैनिक उन्हें निकालने के लिए वहां नहीं पहुंचेंगे। अर्थात उन्होंने अमेरिकी महाशक्ति की सैनिक सीमाएं स्वीकार कर ली हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि वो नहीं चाहते कि यदि रूसी सैनिक और अमेरिकी सैनिक आमने सामने हो, उनके बीच गोलाबारी हो और विश्व युद्ध का संकट पैदा हो। दूसरी बात जो मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट है कि जर्मनी और फ्रांस ने, जो दो बड़ी शक्तियां यूरोपीय समुदाय और नाटो की हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के अनुभव के बाद ये बात समझ ली है कि उनके अपने राष्ट्रहित के लिए रूस के साथ स्वाधीन संवाद बनाए रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ऊर्जा सुरक्षा जो रूसी गैस है उस पर निर्भर है। और मैक्रों के साथ जो बातचीत हो रही है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है, मगर वो अधिक आशापूर्ण है। और जिस तरह का तिरस्कार ब्रिटेन के विदेश सचिव का या विदेश मंत्री का और रक्षा मंत्री का हुआ है, इस तरह की बातें की गई। यदि विदेश के रक्षा मंत्री मर्द होता तो शायद उसका इतना अपमान तिरस्कार नहीं होता, मगर मुझे लगता है रूस ने ये बात बिल्कुल प्रकट कर दी है कि वो धता बता चुका है अमेरिका को, और वो यूरोप के साथ अपना संवाद अलग करने को तैयार है। तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कहना कि 48 घंटे में यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना लिया जाएगा, ये मुझे बहुत तर्कसंगत इसलिए नहीं लगती क्योंकि रूस ने यही कहा है शुरू से, एक ऐसी लाल रेखा है जिसका उल्लंघन पश्चिम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि उसके बाद हमला होता है किसी भी प्रकार का, परमाणु छोड़िए, छापामारी का, अलगाववाद का, गृहयुद्ध का, तो नाटो को यह बहाना मिलता है कि उसके एक सदस्य पर हमला हुआ है और उसका प्रतिकार पूरे नाटो के लोग करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि पुतिन कोई ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको जितना लाभ होना था वो हो चुका है। वो अपनी हैसियत और हस्ती प्रकट कर चुके हैं। हाँ, भारत के लिए संकट जरूर पैदा हो जाएगा कि वो क्रमशः अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में जाता रहा है। हमारे विदेश मंत्री क्वाड्स की बात इस समय कर रहे हैं, मगर हिम्मत हमारी आज भी चीन का नामोल्लेख की नहीं होती है। जब चीन का नामोल्लेख करने की नहीं होती है, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर हमारी जमीन पर काबिज है, तब क्या हम ये दुस्साहस करेंगे कि रूस को नाराज करने की चेष्टा करें?
आप जो बता रहे हैं सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।